Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new video that is the nursing care plan on rheumatoid arthritis. So आज हम जानेंगे कि हम क्या क्या केयर प्रोवाइड करा सकते हैं एज अ नर्स टू अ rheumatoid arthritis पेशेंट. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं देन प्लीज़ वीडियोस को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो थोड़ा सा जान लेते हैं कि rheumatoid arthritis होता क्या है. ठीक है, तो rheumatoid arthritis का ओवरव्यू जान लेते हैं. सी, it is an autoimmune disorder, meaning the immune system mistakenly attacks the body's own tissues, primarily the joints. The exact cause is not fully understood, but several factors may contribute. ठीक है, देखो rheumatoid arthritis का एक autoimmune disorder. autoimmune disorder क्या होता है कि जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो हमारी बॉडी के जो खुद के सेल्स, खुद के टिश्यूज़ हैं, उन्हें एज अ फॉरेन बॉडी आइडेंटिफाई करके उन पे अटैक कर देता है. तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी को अटैक कर देता है. दैट इज़ कॉल्ड एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. तो रिमोटॉइड आर्थराइटिस में यही होता है. अब इसके जो कॉजेज है वो अननोन है, पर कुछ जो थ्योरीज बताई गई हैं वो जैसे कि जेनेटिक फैक्टर है, फैमिली हिस्ट्री में अगर कभी रिमोटॉइड आर्थराइटिस किसी को है तो होने के चांसेस हैं, और इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन हो सकता है, इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स हो सकते हैं जैसे स्मोकिंग, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन या स्ट्रेस. फिर उसके बाद हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें ओबिसिटी वगैरह आता है. तो ये होता है रिमोटॉइड आर्थराइटिस. पहले हम देखेंगे कि सिम्टम्स क्या होता है रिमोटॉइड आर्थराइटिस में. देखो जॉइंट सिम्टम्स, सबसे पहला पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, ये क्लासिक साइन है. ठीक है, इसके बाद कॉमनली अफेक्ट्स स्मॉल जॉइंट्स जैसे कि फिंगर, रिस्ट और टोज को अफेक्ट करता है. वार्मथ एंड रेडनेस ओवर अफेक्टेड जॉइंट्स, जहाँ पे भी ये अफेक्ट करेगा वहाँ पे वार्मथ और रेडनेस ये हो जाएगा. ठीक है, रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर देगा. सिस्टमिक इन्फेक्शन में देखो क्या सिस्टमिक सिम्टम्स में क्या होगा. देखो फटीग, लो ग्रेड फीवर हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, और डिफॉर्मिटीज़ या कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो सकती हैं जैसे जॉइंट डिफॉर्मिटीज़, जैसे स्वान नेक जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद रिमोटॉइड नोड्यूल्स अंडर द स्किन, वो भी डेवलप हो सकते हैं. इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स में हैं तो प्लूराइटिस, ड्राई आइज़ या वास्कुलाइटिस, ऐसे जो है डिसीज़, ऐसी कंडीशंस बन सकती हैं, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं रिमोटॉइड आर्थराइटिस की वजह से. अब हम जानेंगे कि क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे. सबसे पहले अपने स्टार्टिंग में अभी पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन डेटा, फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, हिस्ट्री कलेक्शन में फैमिली चार्ट, उसके बाद फैमिली ट्री, इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इलनेस में आ जाते हैं. पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री. अब प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, वो आप देख सकते हो. पेशेंट हैज़ अ नोन हिस्ट्री ऑफ रिमोटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोज्ड 5 years ago, currently experiencing joint stiffness, pain and swelling in the hands and knees, especially in the morning, on regular treatments with methotrexate and NSAIDs with periodic rheumatology follow-ups. ये आपका एक ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, आप अपने हिसाब से इसे लिख सकते हो चेंज वगैरह करके. ठीक है, जैसे भी आपका पेशेंट होगा. फिर चीफ कंप्लेंट्स में आ जाते हैं. चीफ कंप्लेंट्स क्या है. कंप्लेंट्स आर बायलेटरल हैंड एंड रिस्ट जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस ऑफ फॉर पास्ट 6 months, पिछले 6 महीने से बायलेटरल मतलब दोनों हाथों में और दोनों हाथों की कलाइयों में पेन और स्टिफनेस फील होती है, और ये वर्सनिंग इन द अर्ली मॉर्निंग्स एंड लास्टिंग मोर देन 1 hour, 1 घंटे से ज़्यादा ये होता है, पेशेंट को रहता है. और जब सुबह के समय उठता है पेशेंट तो ज़्यादा रहता है, ये दिक्कत ज़्यादा होती है. ठीक है, और 1 घंटे तक फिर एग्जिस्ट करती है ये दिक्कत एटलीस्ट. रिपोर्ट्स इंक्रीज स्वेलिंग एंड रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन इन अफेक्टेड जॉइंट्स, और जहाँ जहाँ इन्हें परेशानी हुई है मोस्टली स्मॉल जॉइंट्स में होती है, जैसे रिस्ट में हो रखा है, तो वहाँ पे एक तो रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन हो गया, रेंज ऑफ मोशन कम हो चुका है, प्लस वहाँ पे स्वेलिंग बढ़ गई है. ठीक है, स्वेलिंग हो रही है. फिर कंप्लेंट्स ऑफ फटीग एंड लो ग्रेड फीवर इंटरमिटेंटली फॉर पास्ट 2 weeks. फटीग और लो ग्रेड फीवर भी हो रहा है उन्हें पिछले 2 हफ्तों से, इनकी कंप्लेंट्स है. ये आपकी चीफ कंप्लेंट्स हो जाएंगे. रिमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट की ये सब चीफ कंप्लेंट्स हो सकती हैं. फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में. आप देखो ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, इट इज़ टेलर्ड अकॉर्डिंग टू अ रिमोटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट. सो जो भी इसमें आपने ऑब्जर्वेशंस देखी हैं, लिखी हुई हैं सामने आपके, वो सब एक रिमोटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट को ध्यान में रखते हुए लिखी गई हैं, बनाई गई हैं. तो आप इसे एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो, और इफ़ यू वांट टू चेंज इट यू कैन अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट्स कंडीशन. ठीक है, जनरल अपीयरेंस होगा, मेंटल स्टेटस होगा, पोस्चर होगा, फिर उसके बाद स्किन कंडीशन, हेड एंड स्काल्प, आइज, फिर उसके बाद ईयर्स, नोज, माउथ एंड फेरिंग्स, देन नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, इसके बाद एक्सट्रीमिटीज़, बैक, जेनिटल एंड रेक्टम, ये कंप्लीट हो जाएगा. ठीक, अब इसमें एक्सट्रीमिटीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बायलेटरल रिस्ट एंड हैंड एंड नी जॉइंट्स में स्वेलिंग और टेंडरनेस दिखाना है हमें, क्योंकि अभी हमने चीफ कंप्लेंट्स में भी लिखा है. ठीक है,
मॉर्निंग स्टिफनेस रिपोर्टेड मोर देन 1 आवर, ठीक है। माइल्ड डिफॉर्मिटीज नोटेड इन फिंगर्स, अर्ली अल्नार डिविएशन ये देखा गया है, कोई साइनोसिस या क्लबिंग नहीं देखी गई है। ये सब आप अपने फिजिकल एग्जामिनेशन में एज एन ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो। इसके बाद हम आ जाते हैं वाइटल साइंस पे। वाइटल साइंस पे हमने टेम्परेचर कहा देखा तो उसमें लो ग्रेड फीवर आया, पल्स स्लाइटली एलिवेटेड है, रेस्पिरेटरी रेट अपर नॉर्मल लिमिट में है, ठीक है। ब्लड प्रेशर स्लाइटली एलिवेटेड है, O2 सेचुरेशन नॉर्मल है, पेन स्कोर 5/10, मतलब जो पेशेंट बोल रहा है कि मुझे पेन स्केल पे उसने 5/10 का स्कोर दिया है, ठीक है, मॉडरेट पेन है। इसके बाद लैब इन्वेस्टिगेशन में हमने रूमेटॉइड फैक्टर को चेक किया तो वो एलिवेटेड आया है, जिससे हमें पता चल जाता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। फिर एंटी-CPP एंटीबॉडीज़ हमने देखी तो हाईली स्पेसिफिक फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस कंफर्म्स डायग्नोसिस। फिर ESR आपने देखा एलिवेटेड है, C-reactive प्रोटीन एलिवेटेड है, हीमोग्लोबिन लो है, WBC काउंट माइल्ड ल्यूकोसाइटोसिस है, ज़्यादा नहीं पर माइल्ड ल्यूकोसाइटोसिस है। प्लेटलेट काउंट क्या है, स्लाइटली हाई है, सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल है। उसके बाद हमने क्या देखा, लिवर फंक्शन टेस्ट, इसमें भी ये भी नॉर्मल है, यूरिक एसिड भी नॉर्मल है, और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ का टेस्ट आया है नेगेटिव। हेल्प्स एक्लूड ल्यूपस और ओवरलैप्स सिंड्रोम्स, मतलब और कोई सिंड्रोम तो नहीं, इससे हमें पता चल जाता है इसमें नेगेटिव दिखा रखा है तो। अब इसके बाद हम देखेंगे मेडिकेशंस। हमने मेडिकेशंस क्या दी पेशेंट को, मेडिकेशंस में हमने सबसे पहले दिया मेथोट्रेक्सेट, जो क्या है डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग। ये क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा और जॉइंट डैमेज को बचाएगा। फिर उसके बाद फॉलिक एसिड, रिड्यूस साइड इफेक्ट्स ऑफ मेथोट्रेक्सेट। फिर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया हमने, ये भी डीमार्ड है, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, ठीक है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और जो डिसीज़ का जो प्रोग्रेशन है, जो जितनी तेज़ी से डिसीज़ बढ़ रहा है उसे भी कंट्रोल करेगा। फिर प्रेडनिसोलोन दिया है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए। आइबुप्रोफेन दिया, NSAID है, पेन रिलीव करने के लिए, स्वेलिंग के लिए और स्टिफनेस के लिए दिया है। इसके बाद आ जाता है कैल्शियम और विटामिन डी। ये क्या करेगा, सपोर्ट्स बोन हेल्थ एंड प्रिवेंट्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, उसे बचाने के लिए कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन देना ज़रूरी है, तो इसलिए दिया जाएगा। फिर पेंटोप्राजोल दिया है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग व्हेन NSAID स्टेरॉइड्स यूज़ आप कर रहे हो, तो स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम PPI को देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं, दैट इज़ पेंटोप्राजोल। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने नर्सिंग डायग्नोसिस पे और इसके एक्सप्लेनेशन पे। सबसे पहला है क्रोनिक पेन रिलेटेड टू जॉइंट इन्फ्लेमेशन एज एविडेंस बाय पेशेंट्स रिपोर्ट ऑफ परसिस्टेंट जॉइंट पेन। इसमें ऑब्जेक्टिव डेटा और सब्जेक्टिव डेटा है। देखो सब्जेक्टिव डेटा में पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ कॉन्स्टेंट जॉइंट पेन रेटेड 7/10 स्पेशली इन द मॉर्निंग। जो पेन है पेशेंट ने 7/10 का दिया है, वैसे हमने पीछे 5/10 के लिया तो 5/10 का भी ले सकते हो, मॉडरेट पेन है, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डेटा में आप क्या देखोगे, फेशियल ग्रेमिसिंग, जॉइंट टेंडरनेस ऑन पाल्पेशन एंड रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन इन रिस्ट एंड फिंगर्स, ये आप ऑब्जेक्टिव डेटा में देखोगे। फिर गोल क्या है, पेशेंट विल वर्बलाइज पेन रिलीफ एंड डेमोन्स्ट्रेट इम्प्रूव्ड कंफर्ट विद इन शिफ्ट, ठीक है, तो ये आपका गोल हो जाएगा। प्लानिंग में क्या होगा, असेस पेन लेवल यूजिंग पेन स्केल रेगुलरली, मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड अफेक्टेड जॉइंट्स, provide prescribed analgesics and anti-inflammatory medications, apply warm compresses to the painful joints, then encourage range of motion exercises with tolerance, educate patients on pain management techniques, फिर ensure comfortable positions of joints during rest and collaborate with a physiotherapist for therapeutic exercises। ये आपकी हो जाएगी प्लानिंग, इसी पे बेस्ड बनेगा इंटरवेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ इंटरवेंशन में पेन लेवल हैज़ बीन असेस्ड, ऐसे मत लिखना, आप लिखना असेस्ड पेन लेवल यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड स्केल या पेन स्केल, ठीक है। फिर उसके बाद मॉनिटर्ड फॉर साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन इन अफेक्टेड जॉइंट्स। मॉनिटर्ड आप सिंपली जो है ED लगा के आप बना सकते हो इंटरवेंशंस, देन उसी पे बेस्ड इवैल्यूएशन बनेगा। पेशेंट हैज रिपोर्टेड रिड्यूस्ड पेन एंड शोन इंप्रूव्ड जॉइंट कंफर्ट। नेक्स्ट है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू जॉइंट स्टिफनेस एज एविडेंस्ड बाय डिफिकल्टी इन मूवमेंट। पेशेंट क्या बोल रहा है, पेशेंट्स रिपोर्ट डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज ड्यू टू स्टिफनेस इन जॉइंट्स। पेशेंट कह रहा है कि मैं रोजमर्रा का काम भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि जॉइंट स्टिफनेस और जॉइंट में पेन होता है इस वजह से। तो ऑब्जेक्टिव डेटा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व स्लो लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। आपने क्या ऑब्जर्व किया, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन है, जॉइंट्स में स्वेलिंग हो रखी है और डिफिकल्टी होती है पोजीशन को भी चेंज करने में, ठीक है। तो फिर प्लानिंग में क्या आएगा, असेस्ड लेवल ऑफ मोबिलिटी एंड जॉइंट फंक्शन डेली, मॉनिटर फॉर पेन स्वेलिंग और स्टिफनेस इन जॉइंट्स बिफोर एंड आफ्टर मूवमेंट्स, एनकरेज एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, प्रोवाइड असिस्टिव डिवाइसेज दैट इज वॉकर या हैंड रेल्स। फिर एजुकेट पेशेंट ऑन जॉइंट प्रोटेक्शन टेक्निक्स,
encourage frequent position changes and ambulation with assistance, refer to physiotherapy for guided mobility training। अब देखो इसमें क्या है ना कि हमने अभी क्या लिया है कि रिस्ट में प्रॉब्लम हो रही है और फिंगर्स में प्रॉब्लम हुई है, हमने चीफ कंप्लेंट्स में ये ऐड किया था। अगर आप ऐड करना चाहो तो आप कोई और जॉइंट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस पेशेंट है, कोई और जॉइंट भी ऐड कर सकते हो। अगर आप कोई और जॉइंट ऐड करोगे तो उसी हिसाब से आपका जो प्लानिंग होगा इस नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप अगर देखो रिस्ट में प्रॉब्लम है तो हाँ हो सकता है मे बी कुछ चीज़ लिफ्ट करने में दिक्कत हो रही हो, उन्हें उठाने में दिक्कत हो रही हो, रखने में दिक्कत हो रही हो, ठीक है। पर बहुत ज़्यादा पूरी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाए ऐसा नहीं हो सकता कि मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, घूम ही नहीं पा रहे हैं, है ना। पर अगर जॉइंट्स ज़्यादा अफेक्टेड हैं इस पर्टिकुलर डिसीज़ से, इस पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से, तो फिर उसी हिसाब से आपकी प्लानिंग में चेंज आएगी। क्योंकि प्लानिंग भी फिर हम उसी लेवल की करेंगे। देखो यहाँ पे वॉकर, केन, क्रचेज़ ये सब आप तब दोगे जब पेशेंट का नी में प्रॉब्लम आ गया या फिर मेटाटार्सल मेटाकार्पल पे आ गया है, चल नहीं पा रहा है, विदाउट सपोर्ट चल नहीं सकता है, तब आप ये सब दे सकते हो, ऑफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप जो है अपने प्लानिंग बनाना। ये मैंने आपको एक स्पेसिमेन बना के दिया है कि आप ऐसे लिख सकते हो और बाकी आप अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो इसे, ठीक है। वैल्यूएशन में वही पेशेंट हैज शोन इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू मूव जॉइंट्स एंड परफॉर्म बेसिक टास्क विद सपोर्ट। फिर उसके बाद आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस थर्ड, सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी एज एविडेंस्ड बाय इनएबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज। सब्जेक्टिव डेटा में क्या है, पेशेंट स्टेट्स डिफिकल्टी इन ड्रेसिंग, ग्रूमिंग एंड बेदिंग ड्यू टू जॉइंट स्टिफनेस। वही उसका जो सेल्फ केयर डेफिसिट में क्यों जा रहा है, क्योंकि वो रोज़मर्रा का जो अपने काम है वो भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व्ड अनकेम्प्ड अपीयरेंस, डिपेंडेंस ऑन केयर गिवर्स फॉर पर्सनल हाइजीन, लिमिटेड हैंड मूवमेंट, ये सब आपने देखा, ऑब्जेक्टिव डेटा में ऑब्जर्व किया। प्लानिंग में आपने क्या किया फिर, असेस पेशेंट्स एबिलिटी टू परफॉर्म ईच एरियल इंडिपेंडेंटली, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक टास्क that the patient is unable to complete, encourage patient to participate in self care as much as possible। फिर उसके बाद provide adaptive devices to support self care performance, maintain a daily schedule to support routine activities, educate patient on energy conservation techniques, promote joint flexibility through gentle exercises, collaborate with occupational therapist for functional training। ये आपकी हो जाएगी प्लानिंग और इसी पे बेस्ड इंटरवेंशन बनेगी। लास्ट में इवैल्यूएशन बनेगी, पेशेंट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड इंक्रीज्ड इंडिपेंडेंस इन सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ विद सपोर्टिव मेजर्स। तो ये हो जाएगा एनसीपी फॉर अ रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट। अब हम आ जाते हैं अपनी हेल्थ एजुकेशन पे। हेल्थ एजुकेशन में वही जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन लेने को बोला है वो लो, जेंटल एक्सरसाइजेस थोड़ा करो, वार्म कंप्रेसेस करो ताकि मॉर्निंग स्टिफनेस को रिलीव किया जा सके। वेल बैलेंस डाइट लेनी है और कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। हैवी लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है जो कि जॉइंट्स पे स्ट्रेन डालें, ठीक है। असिस्टिव डिवाइसेस का यूज़ करना है अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो, और फॉलोअप केयर मेंटेन करके रखना है। दैट्स ऑल। ये हेल्थ एजुकेशन आप प्रोवाइड करोगे टू अ रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और I will respond as soon as possible. For more such videos, stay tuned.